पिछले लेक्चर से आगे अब चालू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉल कंजेशन और टाइम कंजेशन की। तो इस पूरी प्रोसेस में मैंने पिछली लेक्चर के अंदर आपको बताया था किस तरीके से क्यू का एक मार्कोव चेन के थ्रू हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर एवरेज क्यूइंग टाइम या एवरेज डिले कैसे कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हमने एक m/n कंपोजिट स्विच लिया था, उसी कंपोजिट स्विच को हम आगे आज जारी करेंगे, उसी पे रहेंगे। उसमें m हमारे पास इनपुट थी और n हमारे पास आउटपुट थी। तो इसके अंदर जो m इनकमिंग लाइंस हैं, इसके ऊपर टेलीफोन की कॉल आती थी। जब कोई लाइन बिज़ी हो जाती है उस पर दोबारा कॉल नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज़ सीखी थी कि जो मेरा कॉल अराइवल रेट है वो एक खाली लाइन के ऊपर लैम्डा, बेसिकली जब कॉल ख़त्म हो चुकी है उसके बाद अगली कॉल कब आएगी उसके बीच का जो टाइम गैप है उसकी एवरेज वैल्यू 1/लैम्डा होगी। ठीक है, उसको हम इसलिए लैम्डा अराइवल रेट, ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम है और ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पॉइसन में यही लैम्डा अराइवल रेट हो जाता है। तो हमने वहाँ पर था कि जितनी भी हमारी लाइन खाली होंगी, मान लीजिए आप स्टेट आई में हैं तो m-i लैम्डा मेरे पास अराइवल रेट होगा इनकमिंग लाइन का। तो हमने इसके लिए भी एक मार्कोव चेन बनाई थी और वहाँ पे अंततः हमने किसी भी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी, ख़ास तौर पे जब n की वैल्यू m से छोटी हो तभी कंजेशन होता है। तो इस केस में हमने ये पता किया था कि जो प्रोबेबिलिटी की स्विच या संभावना की स्विच 8th स्टेट में है, इसकी संभावना थी m/c लैम्डा बाई म्यू की पावर i। और नीचे हमने सारी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड की, सारे स्टेट्स का जो था उन सबको ऐड किया था। ये बेसिकली एक को अगर हम इस जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये है p0 की वैल्यू एक्चुअली। तो ये हमने कैलकुलेट किया था n के लिए। यहाँ पे n m से छोटा है। अगर n की जगह यहाँ पे m होता तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पिछली बार देखा था। तो इसकी वैल्यू आती है m/c लैम्डा बाई म्यू i। सो ये हमने स्टेट प्रोबेबिलिटी देखी थी। अगर यही i की वैल्यू अगर n हो जाती है तो मेरा स्विच ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है, स्विच ब्लॉक्ड स्टेट में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m/n लैम्डा बाई म्यू। i की वैल्यू हमने n के बराबर कर दी है। ये कंपोजिट स्विच की ब्लॉकिंग स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज की अगर बहुत लंबे समय में आप इसको ऑब्जर्व करें, सो कितने फ्रैक्शन ऑफ समय के लिए, कितने उसके समय के अंश के लिए ये एक्चुअली ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, ये एक फार्मूला उस चीज़ को दर्शाता है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम कंजेशन। ठीक है, तो हमने इसको कॉल कंजेशन के साथ रिलेशन निकालना है। तो कॉल कंजेशन के लिए रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नियम होता है बेज रूल, ये प्रोबेबिलिटी में सभी लोग पढ़ते हैं अंदाजन, 11वीं 12वीं फिर आपके बीटेक में सब जगह सिखाया जाता है। तो इसमें है कि कोई दो जॉइंट इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y, दो अगर इवेंट हैं, इसको लिखना हो तो अगर प्रोबेबिलिटी x गिवन y हो चुका है उसके बाद x होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये वो संभावना है। और प्रोबेबिलिटी y होने की संभावना क्या है, ये इसके बराबर होता है, यही बेस रूल है। तो ये हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो हम इस वाले हिस्से को इस्तेमाल करेंगे बेस के सिद्धांत को। ये काफ़ी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका काफ़ी इस्तेमाल है अगर करना चाहें तो। ठीक है, तो लोग जनरली इस रूल को चूँकि समझते नहीं हैं या उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कई बार गलत इंटरप्रिटेशन भी निकाल लेते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं ब्लॉक्ड स्टेट में हूँ, ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, तो इस समय कोई कॉल आ जाती है, उसका मतलब कॉल आई और कॉल ब्लॉक हुई,
ये दो इवेंट हैं, ये दोनों इवेंट एक साथ हों उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अगर मैं कॉल आती है जब मैं ब्लॉक्ड स्टेट में हूँ। ठीक है, ये बेसिकली कॉल आती भी है और कॉल ब्लॉक भी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी कॉल आई, कॉल आने के बाद जब कॉल आ जाती है, वो कॉल जब पहुंच गई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ब्लॉक होगी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये बेस रूल ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये अंदाज़न मेरे को बताता है कि टोटल ऑन एन एवरेज कितनी कॉल ब्लॉक हुई होंगी। अगर लंबे समय में मैं बहुत सारी कॉल्स करता हूँ, उनमें से कितनी फ्रैक्शन ब्लॉक हुई है वो बता रहा है बेसिकली। तो ब्लॉक आना और होना, अब मतलब अब कॉल ही नहीं आ रही हैं तो ब्लॉक नहीं होंगी, ये प्रोबेबिलिटी उसको एस्टिमेट करता है। जबकि ये तभी बताता है जब कॉल आ रही होती है। अगर कॉल नहीं आ रही हैं तो ये वैल्यू उसके बाद भी इंडिपेंडेंट है उससे, तो ये थोड़ा फ़र्क है इसमें। तो हमें इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने पता लगा लिया पी बी क्या होता है, पी बी ये है। तो अब दूसरी बात हमें निकालना है, ये हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉल कंजेशन। अगर मैं कोई कॉल करता हूँ तो कितनी संभावना है वो कॉल ब्लॉक हो जाए, मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं ब्लॉक्ड स्टेट में हूँ तो मेरा कॉल अराइवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका मतलब मैं ब्लॉक्ड स्टेट में कब हूँ, जब मेरे पास यहाँ पे n लाइन ऑलरेडी बिजी हैं, ऑक्यूपाइड है। तो मेरे पास बची हुई लाइन कितनी है जो खाली हैं, m-n, तो कितनी कॉल आएंगी। तो ये p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल जब कॉल ब्लॉक्ड स्टेट में है, ये होना चाहिए m-n को हम लैम्डा से गुणा कर देंगे। ये वैसे ही है जैसे कि हमने पिछली बार मार्कोव चेन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये वहीं से आता है। ठीक है, तो पी बी मेरे को मालूम हो गया, पी ए बाई मालूम हो गया, पी ए क्या है। अगर पी ए भी मैं ढूंढ पाऊँ तो फिर मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस गिवन अराइवल क्या है, कॉल कंजेशन क्या है, फिर हम पता कर पाएंगे। तो पी ए को निकालने के लिए, बट पी ए तो एवरेज अराइवल प्रोबेबिलिटी है, और हर कौन से स्विच कौन से स्टेट में है ये अराइवल प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। अगर मैं ith स्टेट में हूँ तो मेरी अराइवल प्रोबेबिलिटी है m-i इंटू लैम्डा, ये तो चेंज हो रही है, और मेरे को तो अराइवल प्रोबेबिलिटी खाली चाहिए। तो इसका मतलब मैं हर स्टेट के साथ इसको एवरेज आउट कर सकता हूँ, हर स्टेट प्रोबेबिलिटी के साथ, तो मैं एवरेज अराइवल प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊँगा। तो हम इसी सिद्धांत को यूज़ करते हैं। सो पी ऑफ ए निकालने के लिए हम स्विच की किसी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उस स्टेट में अराइवल की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम इससे एवरेज निकाल सकते हैं सारी स्टेट्स के ऊपर। स्टेट्स कितनी है, 0 से लेकर n तक स्टेट्स हैं। तो ये हमारा पी ए हमें इससे मिलना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है इससे पी ए हमारा। तो पी आई की वैल्यू हमने पिछले वाले में यहाँ पर हमने ऑलरेडी ढूंढी हुई है, ये पी आई है। ठीक, तो इस पी आई को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नीचे लिखता हूँ अराइवल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m-c-i लैम्डा बाई म्यू रेज़ पावर i। यहाँ पे मैं i इंडेक्स को दोबारा यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये अलग टर्म है और ये i से इंडिपेंडेंट है, स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप पीछे का फार्मूला देखते हैं तो हम इसको यहाँ पे j यूज़ कर लेंगे। इसलिए कई लोग गलती कर जाते हैं इसको डिराइव करते वक्त, अधिकतर स्टूडेंट्स में देखा है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते जाते हैं क्या होता है। ये हुआ m फैक्टोरियल
आई फैक्टोरियल m माइनस आई फैक्टोरियल और यहाँ हुआ लैम्डा बाई म्यू रेज़ पावर आई, और नीचे आया हमारे पास m फैक्टोरियल j फैक्टोरियल m माइनस j फैक्टोरियल लैम्डा की पावर j। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो m माइनस आई फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m माइनस आई माइनस 1 आई प्लस 1 करना पड़ेगा, माइनस 1 करना पड़ेगा इसको। ये इसके बराबर होता है, हम फैक्टोरियल के जो डेफिनेशन है उससे हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये m माइनस आई इसे m आई से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। हमारे पास आया ये, इसमें से हम फिर इसी प्रकार m को हम लिख सकते हैं m गुणा m माइनस 1। तो हम यहाँ पे ऐसा ही करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा ही लिखते हैं, इस m को m माइनस 1 लिख दिया। हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर सकते हैं सेम चीज़। तो हम इस m और लैम्डा को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा m लैम्डा और अब ये चूंकि बराबर हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल है ये, तो हम अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग और ये मेरा अराइवल रेट, ये हमने जो यहाँ पर लिखा है ये, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं निकालने के लिए। और इस एक्सप्रेशन की ये इसके बराबर होना चाहिए इसके। तो जब हम इसको यहाँ इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास आएगा, ये जो वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल है, तो हमें लिखना पड़ेगा पी एल गिवन ए, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर हम लैम्डा को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हमें निकालना है पी एल गिवन ए, या इसको हम पी एल भी लिखते हैं, जैसे हम पी बी लिखते हैं ऐसे ही पी एल गिवन ए को पी एल भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। पी एल गिवन ए या पी एल, इसको लिखने के लिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं, क्या है ये, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग इनटू m माइनस n और ये जो एक्सप्रेशन है इससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो इसको करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग हुआ mcn यहाँ पे मैं एक अलग सबस्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, ये हुआ पी बी, इसको
इसको ऐसे लिखना चाहिए। हमें ये लिखना है, तो पी भी हमने लिख दिया। इसके बाद आएगा m माइनस एन और डिवाइड करेंगे हम पी ए से। ये पी ए जो हमारा आएगा m समेशन i की वैल्यू 0 m ये आना चाहिए n तक, सॉरी, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको काट सकते हैं इससे। तो इसे काटने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आता है तो हमने एम सी एन को यहाँ एक्सपेंड किया, लेमदा बाई म्यू को हमने ऐसे ही रखा और एम माइनस एन को कॉपी किया, एम यहाँ पर भी आया, एम माइनस 1 आई हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसी प्रकार अगर इस m को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो m माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें या देखें, इस तरीके से लिखते हैं m माइनस 1 माइनस n तो ये कुछ जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन है कि ये एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग का एक्सप्रेशन है, बस हमने m की जगह पे m माइनस 1 लगा दिया है और कुछ भी फ़र्क नहीं। तो ये हमारा बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग, उसकी वैल्यू अगर m माइनस 1 हो जाती है तो ठीक है। अगर स्विच मेरा m माइनस 1 बाई, अगर मेरा स्विच ऐसा होता जहाँ पे m माइनस 1 लाइन होती और n आउटपुट होते, तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग आती वो मेरी m बाई n स्विच के प्रोबेबिलिटी ऑफ l के बराबर होती है। ये दोनों बराबर होते हैं, ये इसके लिए है और ये इसके लिए, इसका मतलब ये निकलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू m से कम है, तभी ब्लॉकिंग हो रहा है इसके अंदर। सो ये जो एक्सप्रेशन है अब हम इसका आगे इस्तेमाल करेंगे कार्नोज अप्रोच के थ्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग निकालने के लिए एक 3 स्टेज क्लॉज नेटवर्क के अंदर। हमने पिछली बार लीज अप्रॉक्सीमेशन से किया था, लेकिन हम इस मेथड को, उस कार्नोज अप्रोच को जब तक नहीं समझ पाते, जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानते होते तो, और वहाँ पर भी ये जो सिद्धांत है वहाँ से फिर निकल के आता है, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, बट इसको यूज़ करके हम एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन भी हम निकाल सकते हैं जो कि हमें बताएगा कि टाइम कंजेशन कितना होगा, ठीक है। ये हम या कॉल कंजेशन कितना होगा अगर टाइम कंजेशन हमें पता होता है तो ये एक्चुअली हम निकाल रहे हैं इस समय कॉल कंजेशन कार्नोज अप्रोच के थ्रू। तो हम वहाँ पर चलते हैं कार्नोज अप्रोच के थ्रू। कार्नोज अप्रोच में अब इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें कई चीज़ें हैं कि पहले स्टेज में कई स्विच होंगे जैसे कि लीज अप्रॉक्सीमेशंस में थे, इसको बोलते हैं कार्नोज अप्रोच।
सो बीच में कुछ मिडिल स्टेज स्विच होंगे हमारे पास। इधर कुछ स्विच होंगे, 3 स्टेज हैं। हर मिडिल स्टेज स्विच से मैं हर स्विच से कनेक्टेड हूँ, ऐसे यहाँ के हर स्विच से मैं कनेक्टेड हूँ। ये इन सारे स्विचेस के लिए सत्य है, ये मान के हम चलते हैं। ये क्लॉस नेटवर्क की डेफिनेशन से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई मेरा इनपुट खाली है और यहाँ पे कोई आउटपुट खाली है, इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो इनके बीच की ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कि अगर कनेक्शन कोशिश करना चाहूँ कनेक्शन ना हो पाए, वो जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी होगी वही ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं यहाँ के किसी और यहाँ के किसी कनेक्शन को जोड़ना चाहूँ। इसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट होना, मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट कम्बिनेशन लेंगे सिचुएशन वही है, स्विच वैसा ही दिख रहा है तो वही ब्लॉकिंग होगी, क्योंकि मिडिल स्टेज का स्विच तो उतने ही है। और ये भी इसी तरीके से जैसे ये इनपुट और ये आउटपुट कनेक्टेड हैं, ऐसे ही ये वाले इनपुट और आउटपुट भी कनेक्टेड हैं। ये जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर और इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, स्विच की सिमेट्री की वजह से ऐसा है। तो अब हम इसके अंदर जब मैं इस कनेक्शन को सेट करना चाहता हूँ, तो मैं अब ये लाल वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा फोकस करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो मैं ये जो लिंक्स हैं इनको बोलते हैं हम इनपुट लिंक, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं आउटपुट लिंक्स, इसको हम y से। अभी कितने इनमें से लिंक ऑलरेडी मेरे बिजी हैं उनकी वैल्यू को बोलते हैं x, इसमें से कितने लिंक मेरे वो हैं बिजी हैं उनको बोलते हैं y। क्योंकि अब हमने क्या किया है, इक्विवेलेंस को इस्तेमाल किया है कि ये वाला इनपुट आउटपुट पेयर लें हम, या ये वाला और ये वाला लें, या ये वाला लें, या ये लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब बराबर हैं। तो हम अगर हम किसी एक इनपुट और आउटपुट के लिए हम पूरी एनालिसिस करते हैं, वो बाकी सब के लिए भी वैलिड है, तो उससे मैं स्विच की ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो मेरे को सबके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्टेट रिडक्शन मेथड। बेसिकली हमने स्विच के नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस कर लिया है, कम कर दिया है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। अब इसके अंदर भी इसमें से अगर x लाइन बिजी हैं और y लाइन बिजी हैं, ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं सिग्मा एक स्टेट है जो x और y पे डिपेंडेंट होती है। तो x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेते ही वो एक ही स्टेट हो जाती हैं, जबकि मान लीजिए एक लिंक यहाँ बिजी है और एक लिंक यहाँ, x और x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो क्या x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 एक ही स्टेट है? नहीं, कई स्टेट हो सकती हैं। हो सकता है ये वाला लिंक बिजी हो और ये वाला बिजी हो, एक स्टेट ये है, ये वाला और ये वाला बिजी हो, ये भी एक स्टेट है। बट ये सारी की सारी इस एक स्टेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कंडेंसेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, कंप्रेस कर दिया हमने, क्योंकि ये हमारे लिए एक ही है। इस स्टेट के अंदर ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये x और y पे डिपेंड करता है। अब ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हम अगर स्टेट इसमें हैं तो ये सिग्मा एक्स वाई उस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है कि x और y में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिग्मा वो है। उस जब आप उस स्टेट में हैं कितनी कॉल आती हैं उस स्टेट पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको, तो जो प्रोबेबिलिटी है एक्स वाई इस स्टेट पे डिपेंड करता है कितनी कॉल आ रही होंगी। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज इतनी कॉल आएंगी इस स्टेट के अंदर, और उस स्टेट में ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें जानना होगा। ये एक इंटरेस्टिंग है, इसको हम जैकोबियस अप्रॉक्सीमेशन से हम इसको निकालते हैं। सो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग। अगर आप एक्स वाई स्टेट में हैं टोटल कॉल कितनी आई होंगी, आप सिग्मा एक्स वाई का मतलब उस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी, पी एक्स वाई का मतलब उस स्टेट में कॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और पी बी एक्स वाई मतलब उसमें ब्लॉक हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो टोटल कॉल कितनी आई होंगी, अगर हम पी बी ब्लॉकिंग को निकाल दें तो हम स्टेट में होने की संभावना ये है,
उस स्टेट में कॉल आने की संभावना ये है, ये टोटल कॉल आई होंगी। इस रेशियो का मतलब न्यूमरेटर आपको बता रहा है कितनी कॉल ब्लॉक हुई, नीचे वाला बता रहा है कितनी कॉल आई। तो ये होना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉल लॉस की, ये होना चाहिए PL के बराबर। हमें इसको निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं कार्नोज अप्रोच। सो इस समय मैं लेक्चर को यहाँ पे रोकता हूँ। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए कि कैसे हम एक फाइनल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी के लिए इस पर्टिकुलर स्विच कॉन्फ़िगरेशन के लिए।